Hello dear aspirants, my name is Piyush Dubey. I welcome you all on AI Coach platform. So in this session what we are going to discuss, अगर आपने इस बार 2024 का पेपर देखा होगा तो आपने पाया होगा कि एस्से लिखना, सोशियोलॉजी के आंसर लिखना या इवन जीएस के आंसर लिखना उतना आसान नहीं है जितना ये पहले हुआ करता था, राइट। आप कभी भी इस एग्ज़ाम को याद करके नहीं लिख सकते। तो आज इस सेशन में मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊंगा जिसके लिए आप बहुत इजी से किसी भी चीज़ को, आप उस चीज़ को अप्लाई करके आप एस्से में अप्लाई कर सकते हो, आप इजीली उसको लिख सकते हो। सिमिलरली आप किसी ऑप्शनल, मतलब मेरा ऑप्शनल जैसे सोशियोलॉजी था, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, या इवन जीएस आंसर राइटिंग में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो हमारा मोटिव क्या है, अगर आप कोई भी एस्से का टॉपिक देखते हो या कोई क्वेश्चन देखते हो जीएस का, आपको एक फ्रेमवर्क पता होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, राइट। हमको तो ये पता होता है कि भाई इंट्रो लिखना है, फिर बॉडी लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है। सिमिलरली एस्से में हमको पता होता है कि हमको कैसे लिखना है, लेकिन एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए अगर आप लिखने जा रहे हो यूपीएससी मेंस में। क्योंकि वहाँ पे जब आप 2 घंटे 3 घंटे में बैठ के लिख रहे होगे कोई चीज़, तो प्रेशर सिचुएशन में आपको याद नहीं आती है कोई चीज़। आप तभी लिख पाओगे जब आपके पास एक अल्टीमेट एक फ्रेमवर्क होगा। मैं आपको इस सेशन में दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। आप एक बार 2 मिनट का पॉज लेके उस पर सोचना कि आप अगर एक्चुअल मेंस में हो तो आप क्या लिखने वाले हो। अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, अगर आपने नहीं प्रिपेयर किया, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये सेशन उन लोगों के लिए ही है जो कहीं ना कहीं अटकते हैं कि कैसे हम लिखें, जिनके पास फ्रेमवर्क नहीं है। या मार्केट में अभी क्या होता है, जैसे अगर आप कोचिंग्स के और इंस्टीट्यूट्स के वो देखोगे तो क्या इशू आता है कि हमारे पास कंटेंट फ्लडेड है। मैं आपको बोलूं कि भाई जुडिशरी पे कुछ लिखना है तो आपके पास कंटेंट फ्लडेड है। आप सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हो कि हम कहाँ से शुरू करें, उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कैसे लिखें। सिमिलरली एस्से में हमारे पास क्या है, फ्लडेड कंटेंट है। थीमेटिक चीज़ें प्रिपेयर करवाई जा रही हैं कि सोशल पे कोई थीम आए तो हमें कैसे लिखना है, इकोनॉमी पे थीम आए तो हमें कैसे लिखना है। कंटेंट इसका गेम नहीं है, राइट। कंटेंट इस एग्जाम का गेम नहीं है। कंटेंट ऑलरेडी आपके पास कहीं ना कहीं मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन क्या हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं कि अगर हमें तुरंत कोई आंसर लिखना हो, तुरंत हमें क्वेश्चन लिखना हो, तो जो भी हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है, भाई आप प्रीलिम्स निकाल के आप मेंस तक पहुंच रहे हो, ऑब्वियस है आपके पास वो नॉलेज होगा ताकि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, राइट। तो उसी चीज को मैं एक बार आपको एक लाइव सेशन भी इसके बाद मैं करूंगा ताकि आप उस सेशन में आके हर चीज को एक बार एनालाइज कर पाओ। क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट में सारी चीज़ें बताना मुश्किल है, मैं सारी अप्रोच आपको नहीं बता सकता। लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दूंगा कि कैसे हम वो कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम किसी चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं बहुत ईजी वे में, और वो आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है। इसके पहले मैंने एसए में भी अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, सोशियोलॉजी में भी मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। सो वही सारी चीज़ जो मुझे हेल्प करती थी उस टाइम एज अ एस्पायरेंट, जो मैंने सीखा उस टाइम, वही मैं चाहता हूँ कि जब मैं लाइव सेशन लूँ तो आप आओ उस सेशन में और आप उस सेशन में वो चीज़ सीख के जाओ, ताकि कल को आपको कोई ऐसे लिखना हो या कोई चीज़ लिखनी हो, कोई आंसर्स लिखने हो सोशियोलॉजी में या किसी भी सब्जेक्ट पे, तो ऐसा ना हो कि विद द कंटेंट आपको, मतलब आपके पास कंटेंट भी है फिर भी आपके मार्क्स आ रहे हैं 100, आपके मार्क्स आ रहे हैं 50। भाई ऐसे में लोगों के 100 से कम कम आ रहे हैं एक एक ऐसे में। एक ऐसे में भी मतलब 125 का होता है, अगर आप टोटल मार्क्स बहुत सारे लोगों के देखोगे तो 100 भी नहीं आ पा रहे हैं। इसी तरह 200 से ज़्यादा लोगों के सोशियोलॉजी ऑप्शनल में भी नहीं आ पाते हैं। तो हम कैसे उस चीज़ को ब्रीच करें वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए। मैं आपको इसी बार का पेपर का कुछ कुछ वो दिखाऊंगा और ये आपको सोचने का एक तरीका बताऊंगा जिससे आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रक्चर्ड वे में सोच पाओगे। और ये अभी मैं 2 पे करने जा रहा हूँ, जब हम लाइव पे करेंगे तो मैं आपको रियल टाइम में लिखवा के, मतलब आपसे बोलूंगा कि आप मेरे सामने लिखो, मैं आपको करेक्ट कर दूंगा कि आप कहाँ पे सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो। क्योंकि अल्टीमेटली लिखना आपको है, मुझे नहीं लिखना है, राइट। मैं नहीं जा रहा हूँ मेंस लिखने, आप लिखने जा रहे हो। तो जब आप रियल टाइम में लिखोगे आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनती है वही आप लिखोगे। आप एक काम करना, आप एक ब्लैंक शीट लेना, कोई भी टॉपिक XYZ, लेट सपोज करप्शन एक टॉपिक है या कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक पे आप सोचना कि मैं क्या लिख सकता हूँ। आप वही देखोगे जो आप सोचते हो, सोचते इन द सेंस वॉट एवर आपको जो समझ में आया है बहुत ज़्यादा, आप वही राइट डाउन कर सकते हो। अगर आप कोई चीज़ समझते नहीं हो तो आप बहुत अच्छा उस पर लिख नहीं सकते हो। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि हम रीडिंग प्रैक्टिस पे हमारी हैबिट हो, रीडिंग प्रैक्टिस पे हम ध्यान दें, ताकि मतलब लोग क्यों न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बने। ऐसा नहीं कोई चीज़ हम रटे हैं और उसको रट के लिख देंगे। तो वही चीज़ मैं आपको इसमें दिखाता हूँ
तो इसमें लास्ट में क्या होगा, आई एम गोइंग टू गिव यू अ गूगल फॉर्म, वो गूगल फॉर्म होगा, उस फॉर्म पे आप क्या करोगे, अपने डिटेल्स जो भी है वो आप भरो। उसके बाद हम सेशन शेड्यूल कर देंगे। उस सेशन में आप लाइव एक बार इंटरेक्ट कर सकते हो, 1 to 1 भी इंटरेक्ट कर सकते हो, और कुछ हम छोटा छोटा ग्रुप बना लेंगे जहाँ पे मैं वो थॉट्स आपके अंदर इनकलकेट कर पाऊँ, जैसे मैं सोचता हूँ, ताकि आप जब लिख रहे हो तो आपके भी 140 आ जाए, 150 आ जाए, आपके भी सोशियोलॉजी में 300 तक आ जाए जब आप लिख रहे होगे वो, ठीक है। तो ये मेरा एम है इस सेशन का। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको ब्रीफ बता दी हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैसे हम इस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा, कुछ तरीके जिससे आप सोच सकते हो चीज़ें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो ये इस बार का पेपर है, राइट। अगर आप देखोगे 2024 का ये पेपर है जो इस बार यूपीएससी ने एसए में पूछा हुआ है। अभी हम सोशियोलॉजी पे नहीं जा रहे हैं, अभी एसए पे जा रहे हैं। एसए में जो पूछा हुआ है, ठीक है। सो एसए में पहला टॉपिक क्या है, फॉरेस्ट्स प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम, राइट। सेकंड टॉपिक इज द अंपायर ऑफ द फ्यूचर विल बी द अंपायर ऑफ द माइंड। इस तरह के टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी टॉपिक इसमें देखोगे, इट इज नॉट वेरी इजी टू राइट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बैठे, और ऐसा नहीं कि आपके पास कंटेंट भी नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है, एक स्ट्रक्चर नहीं है। और अगर आप किसी का फॉलो कर रहे हो या कोई भी आप वो बोलते हो, तो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। सब लोग एक डाइसी बातें करते हैं। इफ़ यू आर नॉट ऑब्जेक्टिव इन द सब्जेक्टिव एग्जाम्स, तो आप लिख नहीं पाओगे। आप ये नहीं कर पाओगे कि हम इजीली उस चीज़ को टैकल कर पाए। कोई भी, लेट सपोज ये टॉपिक है, अब कल को कोई और भी टॉपिक आ सकता है, जरूरी नहीं कि यही टॉपिक आएगा, लेकिन क्या तरीका है ताकि हम इसको वो कर पाए। तो मैं इस मोमेंट पे आप 2 मिनट पॉज करके आप कोई भी टॉपिक सोचो। जो भी टॉपिक आए हुए हैं मैंने लिस्ट किया हुआ है, आप 2024 का पेपर देख भी सकते हो। आप सोचो और फिर सोचो कि हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास फ्रेमवर्क है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं थोड़ी देर में थोड़ा सा चीज़ इसमें थोड़ी सी डिस्कस कर दूंगा कि हम कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। मैं 2 मिनट का टाइम आप पॉज करके ले सकते हो। सो ये सारे टॉपिक मतलब पहले आए हुए हैं। और अगर आप देखोगे तो इट इज़ नॉट लाइक कि मतलब कुछ नया जैसा है या कुछ इस तरह का है जो आप नहीं लिख सकते हो। आप ऑलरेडी GS1 में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, GS2 में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है। बस आपको एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हम बॉडी के पेज पे जाएं तो क्या लिखें, इंट्रोडक्शन कितने पेज का होना चाहिए, कंक्लूजन कितने पेज का होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब अगर 125 नंबर का अगर आता है, तो टोटल अगर आपको मान लो 12 वो लिखने हैं, 12 पेज या 13 पेज लिखने हैं, तो आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि भाई एक पेज पे हमें लिखना है, 1.5 पेज तक हमको इंट्रो खत्म करना है, फिर लगभग 2-2 पेज पे मेरा एक एक डायमेंशन जाना चाहिए, ठीक है। तो वो एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। वो फ्रेमवर्क अगर आपके दिमाग में है तभी आप इसको अच्छे से लिख पाओगे जब आप एक्चुअल एग्जाम में लिख रहे होगे, ठीक है। सो इस पे आप एक बार थॉट दो, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब आपने अगर थॉट दे लिया है, अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, हमने टॉपिक दिया, आपने टॉपिक पे सोचा, अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं कि मुझे तो बहुत सारी बुकें पढ़नी चाहिए, हम मेरे पास बुक नहीं है किसी एस्से के लिए, ठीक है, मैंने किसी थीम पे प्रिपेयर नहीं किया है, या आपको लगता है कि आप कोई अभी तक डायमेंशन जनरेट नहीं कर पा रहे हो इसमें। जैसे अगर कोई भी टॉपिक आपने चूज किया होगा, आप उस टॉपिक पे अगर डायमेंशन जनरेट नहीं कर पा रहे हो कि मैं किस डायमेंशन से उस एस्से को लिख दूं, ठीक है, तो फिर आपको ये सेशन करना चाहिए। आप आगे भी देखो, और जब लाइव सेशन हम करेंगे तो आप उसमें भी हो एक बार। और वो फ्री सेशन है, इट इज़ नॉट लाइक कि कोई चार्जिंग है या इस तरह का है, आप फ्री है, एक बार आप सीख लो ताकि आपको आइडिया लग जाए। फिर आप कंटेंट मैटर, ऐसा नहीं है कि कंटेंट मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर हमारे पास फ्रेमवर्क होता है तो हम कंटेंट को और अच्छे से रीअरेंज कर पाते हैं, और जो आपके एस्से में कोहेरेंसी है वो बहुत इजी आ पाएगी, और पढ़ने वाले को लगेगा कि हाँ, इस जो भी बंदे ने लिखा है वो सही लिखा है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मतलब आप कोई टॉपिक पे राइट अभी नहीं कर पा रहे हो, अभी आपके पास एकदम ब्लैंक हो गए हो, अगर आपको लगता है कि आप टॉपिक देख रहे हो आप एकदम ब्लैंक हो गए हो, अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई स्ट्रक्चर पे वो नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे बहुत सारा कोट्स फैक्ट्स ये सब याद करना है, कि कोई कोट है, फैक्ट है, एग्जाम्पल है, ये सब मुझे एकदम मग करके लिखना है, मुझे तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूँ उसमें, तो फिर आप एक बार ये सारी टेक्निक अप्लाई करो। आई एम एश्योर यू कि मतलब आप इजीली सेल थ्रू कर जाओगे, आप लिख पाओगे कम से कम किसी भी टॉपिक पे, आप ऐसे जनरेट करना सीख जाओगे। सेम गोज विद द अदर वन, सोशियोलॉजी, जब मैं अभी आपको कराऊंगा उसका भी, तो वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग फॉरवर्ड हाउ वी कैन अप्लाई दीज आर द क्वेश्चंस। अगर आपके दिमाग में आ रहे होंगे तो आप फिर आगे इस पे सोच सकते हो, ठीक है। अब लेट सपोज कि हमने ये टॉपिक लिया था, ठीक है, आप मान के चलो कि 8 टॉपिक मैंने आपको 2024 के दिखाए जो इस बार यूपीएससी में है, मैंने ये चूज किया, लेट सपोज आप कोई और भी चूज कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप कोई और नहीं चूज करते हो, लेकिन फ्रेमवर्क तो वही रहेगा जब हम लिख रहे होंगे, ठीक है। सो सभी को पता है कि वी हैव टू राइट 3 पेज, 3 हमारे इसमें क्या होते हैं,
इंट्रो होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है, ये सभी को पता है राइट। अब आप सोचो कि हमें 12 पेज पे 13 पेज पे हमको इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन कितने पेज का होना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप एक पेज लो, उस पर थोड़ी बातें लिख लो, क्योंकि मैंने मेंस लिखा हुआ है, उस टाइम मैंने स्कोर किया हुआ है, तो आइडिया है कि कितना वो फ्रेमवर्क होता है, कितने पेज पे आप लिखोगे। फिर मैं आपको उसका लॉजिक भी बताऊंगा, वाई वी शुड डू दोज थिंग्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मैंने ये टॉपिक चूज किया है जो आपको मैं टॉपिक दिखा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं इस पर कि कैसे अपन करेंगे, ठीक है। अब पहले मैं आपको पेज का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज आपको 12, 13 पेज, 14 पेज में लिखना है ऐसे, ठीक है। सो करना क्या है अपने को कि जो पहला और दूसरा पेज होगा, ठीक है, जैसे एक पेज ऐसे है, उसका जो दूसरा पेज है आपके पास ऐसे लिखा हुआ आएगा, उसके नीचे से आप शुरू करोगे, उसका आधा पेज और एक पेज और, ठीक है। जब आप एक्चुअल मेंस लिख रहे होगे तो इस तरह से आता है। तो जो आधा पेज इसका होगा और जो अगला पेज ये होगा, ये आपके इंट्रोडक्शन को डेडिकेटेड होना चाहिए, ठीक है। एक इस पे आप लिखोगे, इस पे लगभग 1.5 पेज का आपका क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। सेम गोज विद द कंक्लूजन, लगभग 1.5 पेज का आपका क्या होना चाहिए, कंक्लूजन, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि कोई भी ऐसे का टॉपिक है, तो पहले तो मैं अभी आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, फिर अपन इस पे थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि कम से कम 4 डायमेंशन आपको लिखने हैं, ठीक है। 4 डायमेंशन आपको कम से कम किसी भी ऐसे में लिखने हैं। 4 से ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि आप 8 डायमेंशन लिख दो, 10 डायमेंशन लिख दो, क्योंकि लोग बोलते हैं, जब आप और भी लोगों का देखोगे या आपने रियलाइज़ किया होगा कि अगर 10 डायमेंशन, 20 डायमेंशन, अगर कोई आप अननेसेसरी की बातें आप लिखोगे तो खो से जाओगे आप, मतलब वो एक वो नहीं मिलेगा, डेप्थ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं मान लो एग्जामिनर हूँ, मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ कोई ऐसे, या मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि जो आपने लिखा है उसमें डेप्थ है, राइट। वो डेप्थ मुझे कैसे पता लगेगी, अगर आपने कुछ कंसाइज, कॉन्क्रीट, थोड़ा डेप्थ में लिखा हुआ है। तो डेप्थ में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा डायमेंशन हम कम चूज करेंगे। लेट सपोज हमने क्या किया, 4 डायमेंशन, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ मैक्सिमम 5 डायमेंशन, उससे ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन 4 ऑप्टिमम है, ठीक है। 4 ऑप्टिमम है, लास्ट का भी मैं बताता हूँ कि क्या करना है। तो 4 डायमेंशन आपने लिए। लेट सपोज अब पहला डायमेंशन आप शुरू कर रहे हो, कोई भी आपने कुछ पॉलिटिकल डायमेंशन चूज किया, या मान लो कुछ आईआर का डायमेंशन चूज किया। अब इस पे आपको 2 पेज का एक वो बनाना है, तो हर डायमेंशन पे कम से कम क्या करना है, आपको 2-2 पेज लिखना है। उस पेजेस में एग्जाम्पल्स, उस पेजेस में कोड्स, और उस पेज में हम कौन सी स्ट्रेटजी लगाएं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जब हम लाइव सेशन करेंगे तो मैं थोड़ा सा इसको लॉन्ग मतलब इलेबोरेट करके 1 घंटे तक आपको सेशन देके किसी एक टॉपिक पे अच्छे से बता दूंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम लिखना क्या चाह रहे हैं, हम बोलना क्या चाह रहे हैं, या जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। मैं बोल दूँ पेस्टल अप्रोच लगा दो, हिस्टोरिकल एनालिसिस लगा दो, तो आपको करने आना चाहिए ना। मेरे बोलने से क्या होगा, मतलब मैं बोल दूंगा तो आपके बोलने, मतलब मेरे बोलने से क्या होगा, आप क्या लगा पा रहे हो अप्रोच, नहीं तो फिर इस डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है, राइट। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग दैट कि ये तो आपको समझ में आ गया कि 2-2 पेज अपने को करना है। फिर एक और डायमेंशन आपने लिया, 2 पेज उस पर लिखा, ठीक है। सिमिलरली एक और डायमेंशन लिया आपने, इस तरह से 4 डायमेंशन पे आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये समझ में आया इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद क्या होगा, एक कंक्लूजन का आपका ये होगा। तो ये तो आपका पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है जब आप लिख रहे होगे, ठीक है। इसके बाद जब आप 4 डायमेंशन लिख चुके होगे, तो इसके बाद एक पॉइंट, या मैं बोलूँ कि 1 या 1.5 पैरा आपको कम से कम एथिकल चीज़ों पे लिखना है, एथिकल डायमेंशन से रिलेट करना है। अगर आपने एथिकल डायमेंशन को अपना मेन डायमेंशन बना रखा है, देन यू हैव टू गो फॉर अदर डायमेंशन, लाइक टेक्नोलॉजी पे आपने कुछ लिख दिया, या कुछ फ्यूचर ओरिएंटेड लिख दिया, ठीक है। अब तो ये तो आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बन गया कि भाई 1.5 पेज हम ये लिखेंगे, 2 पेज पे होगा, 2 पेज पे होगा, तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपके, ठीक है। अब हम कैसे चूज करें, हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सा डायमेंशन हम चूज करें। तो हम, अगर वो टॉपिक है, जैसे ये टॉपिक है अपना, ये टॉपिक इस बार आया, ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा कि हम कौन सा डायमेंशन चूज करें, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारी अप्रोचेज है, इट इज़ नॉट लाइक वन डे गेम है कि मतलब मैं आपको बोलूंगा और आपको आ जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशन चूज करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके जीएस के सिलेबस के टॉपिक्स हैं, ठीक है भाई, जीएस में जो जो आप पढ़ते हो, प्लस योर ऑप्शनल, आपने सोशियोलॉजी पढ़ा है, आपने पीएसआईआर पढ़ा है, या जो भी ऑप्शनल पढ़ा है, एक डायमेंशन आपका वहां से उठेगा, ठीक है। एक डायमेंशन आपका वो होगा, क्यों वो होगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू मोर डेप्थ, राइट, क्योंकि आपने उस पर बहुत देर तक बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। तो ऑब्वियस है, सोशियोलॉजी में मुझे जितना आइडिया है हो सकता है और नॉन सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड के लोगों को उतना ना पता हो, तो मैं सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड की चीज़ें भी उसमें लिख सकता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू से कि ऐसा नहीं कि आपको पूरा पीएसआईआर, पूरा सोशियोलॉजी लिख देना है, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ जनरल काइंड ऑफ पेपर, राइट। ऐसा नहीं कि आपको पूरा थ्योरी उसमें लिख देना है, ऐसा नहीं है।
एनालिसिस होगी, लेकिन उस एनालिसिस में थोड़े बहुत कहीं आप रेफरेंसेस ले सकते हो अपने ऑप्शनल के, ठीक है। अब वो एनालिसिस अगर आप कर रहे होगे एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट, एज अ PSIR स्टूडेंट या अदर कोई ऑप्शनल के, तो आप अच्छा कर पाओगे। तो वो जो 2 पेजर, तो 1-2 पेज का कंटेंट आपका सही बन गया, राइट, 1-2 पेज का कंटेंट आपका अच्छा बन गया क्योंकि आपको उसका नॉलेज है। अब अपने को क्या करना है, 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन और आप सोचो व्हाट कैन बी द अदर डायमेंशन, ठीक है। तो मैं डायमेंशन पे पहले बात कर लेता हूँ, बॉडी पे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन में अपन क्या कर सकते हैं। तो बॉडी में हम क्या कर रहे होंगे, जब बॉडी के अप्रोच लिख रहे होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, हमने पहले डायमेंशन चूज करना है, वो अभी मैं आगे आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे तो बहुत कम लिखा हुआ है 3-4, इसके अलावा और भी चीजें हैं जहाँ से हम डायमेंशन चूज कर सकते हैं। लगभग 12 तरीके हैं जिससे हम वो डायमेंशन, जो बॉडी के डायमेंशन हैं, उस डायमेंशन को हम बना सकते हैं। जो मैं ये 2 पेज की बात कर रहा हूँ, ये 2 पेज की वो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको आप उस डायमेंशन, उस 12 तरीकों से बना सकते हो, जिससे आपके दिमाग में आ जाएगा कि भाई पॉलिटिकल, और ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, ऑब्वियस है, आप GS2 पढ़ते हो, आपको पता है पॉलिटी के बारे में, ठीक है। आप पढ़ते हो GS3, आपको इकोनॉमी पता है, सोसाइटी पता है। तो लोग इसको पेस्टल बोलते हैं, आपने पेस्टल वगैरह अप्रोच सुना होगा। सो इट विल मतलब ये आपको कहाँ पे हेल्प करेगा, इट विल हेल्प यू टू एनालाइज द थिंग्स फ्रॉम दोज डायमेंशन वॉच व्हाट यू हैव रेड। लेकिन ये क्या है, ये एक पार्ट है बस, ये आपको बस बताया कि भाई इस पर्टिकुलर 2 पेज पे मैं पॉलिटिकल डायमेंशन से कुछ लिखने वाला हूँ। अब उस पॉलिटिकल डायमेंशन के अंदर आप क्या लिखोगे, वो 2 पेज, जो मैं 2 पेज की बात कर रहा था, जो कंटेंट आप जनरेट कर रहे होगे, उस 2 पेज पे हम क्या लिख रहे होंगे, ठीक है। जैसे हम इस पे करते हैं, जैसे ये इसके पहले हम क्या करेंगे, कोई भी टॉपिक पे पहले हमें वर्ड्स स्प्लिट कर लेने हैं। मतलब आप इसमें देखो कौन कौन से कीवर्ड हैं। अंपायर ऑफ द फ्यूचर इज अ कीवर्ड, राइट। अंपायर ऑफ द माइंड इज अ कीवर्ड। अब माइंड का मतलब आप सोचो कि क्या क्या हो सकता है, अपने सिलेबस से सोचो। आप ये मत सोचो कि माइंड का मतलब आप जो जनरल मीनिंग आप सोचते हो, अपने सिलेबस से सोचो। व्हाट कैन बी द एप्लीकेशन फॉर दिस माइंड विच इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट दिस स्टेटमेंट, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। जैसे अगर मैं अगर 2 पेज लिख रहा होता, तो भाई पॉलिटी एक डायमेंशन होता मेरा, क्योंकि मैं GS2 में पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। GS2 में हमारे, मुझे आइडिया है पॉलिटी का। इवन IR हमने पढ़ा हुआ है GS2 में, IR कैन बी वन ऑफ द डायमेंशन फॉर दैट 2 पेज है, ठीक है। अब अगर हम देखें माइंड का एस्पेक्ट, तो क्या हो सकता है, माइंड का एस्पेक्ट क्या हो सकता है, माइंड का एस्पेक्ट अगर आप सोचो एक बार, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी द पार्ट ऑफ माइंड, राइट। वो भी एक इनोवेटिव अप्रोच थी। कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड द अंपायर्स ऑफ द फ्यूचर। बहुत सारी कंट्रीज का अगर आपको आइडिया है तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, कहीं नहीं है, ठीक है। एंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशन हैज चेंज, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा सारी चीजें। तो आप वहां से आप ये 2 पेज कंटेंट बना सकते हो, राइट। जैसे मैं आपको एक दूसरा डायमेंशन अपन क्या रख सकते हैं, इनोवेशन, इनोवेशन या टेक्नोलॉजी, ठीक है। इनोवेशन या टेक्नोलॉजी इज अनदर 2 पेजर डायमेंशन, जिसपे मैं 2 पेज लिखाऊंगा। आप सोचो कि टेक्नोलॉजी में ऐसी क्या चीज थी विच हैज क्रिएटेड द अंपायर ऑफ द फ्यूचर। आप ऐसा सोचो, या जरूरी नहीं कि वो AI है जो अभी का है, इट कैन बी द पास्ट एज वेल, जो पास्ट की चीजें वो भी माइंड का काम था, जो इनोवेशन का काम था, ठीक है। अब उस डायमेंशन में, उस टेक्नोलॉजी में मैं कौन सा डायमेंशन लगाऊं, मतलब कैसे वो 2 पेज का कंटेंट जनरेट करूं। सो इट कैन बी द हिस्टोरिकल अप्रोच, इट कैन बी द लेयर्ड इम्पैक्ट एनालिसिस, ठीक है। इट कैन बी द इवोल्यूशन इम्पैक्ट, आइडिया इवोल्यूशन इम्पैक्ट, इट कैन बी थीसिस एंटीथेसिस, ठीक है। उसमें बहुत सारी अप्रोचेस हम लगा सकते हैं व्हेन वी आर थिंकिंग ऑन दैट 2 पेजर काइंड ऑफ नोट्स, ठीक है। जो हम 2 पेज बना रहे होंगे, जो नोट्स, जो मतलब कहने का मतलब जो हम लिख रहे होंगे, ठीक है। अब जब आप माइंड का, ऐसे मैं टेक्नोलॉजी पे बोलूँ, अगर मैं हिस्टोरिकल अप्रोच लगाना चाहूँ, लेट सपोज हिस्टोरिकल अप्रोच लगाना चाहूँ उस 2 पेज में, जिसपे मैं कौन सा डायमेंशन लिखने वाला हूँ, टेक्नोलॉजी डायमेंशन लिखने वाला हूँ, ठीक है। सो भाई वैदिक पीरियड के पहले व्हाट वर द टेक्नोलॉजीज, ठीक है। पहले कैसे टेक्नोलॉजी थी, बाद में आपने पता होगा भाई आयरन का इन्वेंशन, एंड इट हैज क्रिएटेड द अंपायर ऑफ फ्यूचर, राइट। जब आयरन का इन्वेंशन हुआ, उसके पहले कैसा था, उसके बाद कैसा था। इसी तरह आप इवन यू कैन राइट फ्रॉम द नियोलिथिक, पैलियोलिथिक से भी आप कुछ टेक्नोलॉजी की चीजें लेके यू कैन राइट द कंटेंट। सो नाउ यू आर सीइंग दैट इन द हिस्ट्री आई एम टेकिंग द टेक्नोलॉजिकल पार्ट, राइट, जो टेक्नोलॉजी का पार्ट था। इवन यू कैन राइट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, राइट। दीज आर द 4 इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन। 1.0 से क्या, व्हाट आर द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर, 2.0 से क्या एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर, यू कैन राइट इन दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स, ठीक है। आपको क्रोनोलॉजी पता लग रही है, वो हिस्टोरिकल पता लग रही है। नाउ यू आर गेटिंग द आइडिया, राइट, हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट। मैंने एक डायमेंशन बनाया टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी में आई एम अप्रोचिंग विद दिस अप्रोच, उसमें मैं हिस्टोरिकल अप्रोच लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं कोई और डायमेंशन बनाऊंगा पॉलिटी में, उसमें मैं कुछ और कंपैरेटिव अप्रोच लिख दूंगा। और आई कैन राइट लेयर्ड इम्पैक्ट एनालिसिस अप्रोच, ठीक है। लेयर्ड इम्पैक्ट एनालिसिस
कि मैं किसी भी डायमेंशन पे अगर मैं कोई कंटेंट बना रहा हूँ, आई हैव टू थिंक फ्रॉम द लोकल पर्सपेक्टिव, देन फिर आप उस पे जाओ नेशनल पे, इंटरनेशनल पे, इट इज अ काइंड ऑफ लेयर्ड अप्रोच। तो ये क्या दे रहा है, इससे अब आपको समझ में आ रहा है, यू आर एबल टू थिंक ऑन द टॉपिक्स। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है कि आप रैंडमली कुछ देख रहे हो, आप एकदम ब्लाइंड हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये आपको क्या है, दीज आर द फ्रेमवर्क्स। और आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि ऑलरेडी यू हैव रेड ऑल दोज थिंग्स। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कोई कंटेंट पढ़ लो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0 पे आप कोई जाके कंटेंट पढ़ लो, जो भी आपको बेसिक नॉलेज, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नो ऑल दोज थिंग्स। आपको जो पता है आप उस हिसाब से लिखो। ठीक है, ऑलरेडी ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द कंटेंट, आई एम नॉट सेइंग कि आपको नहीं एकदम कुछ पता ही नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने जीएस पढ़ा हुआ है, अगर आपने ठीक ठाक आपकी उस पर अंडरस्टैंडिंग है, एक थोड़ी पकड़ है आपकी, अगर अगर आपकी पकड़ है आपकी ऑप्शनल पे, देन यू कैन राइट द थिंग्स इन ईजी मैनर। ठीक है, तो अननेसेसरी आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं, ओनली यू हैव टू थिंक ऑन द स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर हो, क्या थॉट प्रोसेस क्या हो। भाई अगर कोई टीचर मुझे थॉट प्रोसेस नहीं बता पा रहा है तो मैं कैसे लिख पाऊंगा कोई भी चीज़। ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू कि मतलब आप लिखो, और मैं आपको बोलूँ कि ये पर्टिकुलर पीडीएफ पढ़ लो और आप लिख दो, सो यू कैन नॉट राइट दोज थिंग्स इन योर एग्जाम, राइट। ये ऐसा नहीं है कि आप याद करोगे और यू आर गोइंग टू राइट इन द एग्जाम, ऐसा होता नहीं है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है यूपीएससी में। यू कैन नॉट मेमोराइज द थिंग्स। मैं बोलूँ 10 कमेटी आप याद करके उसको रिप्लीकेट कर दो, वो भी मुश्किल है। उतना शायद आपके पास जगह भी नहीं है लिखने के लिए जब आप 10 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे होगे। ठीक है, सो हमेशा सोचो आपकी अगर कोई क्वेश्चन रैंडम आ रहा है, लाइक इस बार क्वेश्चन सिटीजन चार्टर पे आया, ई गवर्नेंस पे आया, सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस ऑन इट, और वो थॉट प्रोसेस आपको जनरेट करना पड़ेगा। दैट्स वाई द अप्रोच इज रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द आंसर राइटिंग थिंग्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा कोई चीज और जाके आपने लिख दिया, आप एक अप्रोच के साथ जाओ, आपको अप्रोच पता हो, ताकि जब रैंडम क्वेश्चन आए, ठीक है, जब रैंडम क्वेश्चन आए तो आप कुछ लिख पाओ। जैसे सोशियोलॉजी में इस बार क्वेश्चन आया कि एजुकेशन इज अ की टू सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, अब एजुकेशन इज अ की टू सोशल डेवलपमेंट आप जीएस पे भी लिख सकते हो, बट इफ यू आर राइटिंग इन द सोशियोलॉजी देन यू शुड हैव सम अप्रोच, कि आप उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, नहीं तो आप लिख नहीं पाओगे, दिक्कत होगी उसमें। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है आपको। सो हाउ यू आर गोइंग टू, नाउ आई एम टॉकिंग ऑन द इंट्रोडक्शन, दीज आर द अप्रोचेज बाय विच यू कैन राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ इट। ठीक है, सो एक कन्वर्सेशन अप्रोच है, इसके अलावा मिथ रियलिटी अप्रोच है। सो दीज आर द अप्रोचेज विच विल गाइड यू टू राइट एनीथिंग ऑन दोज एस्से। ठीक है, ये अप्रोच होगी जिससे आप वो 1.5 पेज का कंटेंट बनाओगे। ठीक है, जैसे अगर ये टॉपिक है वॉट एवर यू आर थिंकिंग ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, सो इस टॉपिक पे जो भी आपके दिमाग में आता है, थिंक फ्रॉम दीज लाइन्स। ठीक है, तो मैं आपको एकदम स्ट्रक्चर बता दूंगा कि पहला आपका पैरा क्या होगा, दैट शुड बी एनेक्डोट और काइंड ऑफ थिंग। एनेक्डोट इज नॉट लाइक कि एनेक्डोट ही है, वो कुछ भी हो सकता है, दैट इज अ काइंड ऑफ फिक्शनल थिंग्स एज वेल, यू कैन राइट इन दैट एनेक्डोट, यू कैन राइट पोएट एज सम पोएम्स एज वेल, और एनीथिंग यू कैन राइट, यू कैन स्टार्ट विथ। ठीक है, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू रीड लॉट ऑफ कोट्स। ऐसा नहीं हुआ कि आप कोट रटे और रट के जाके हमने कुछ लिख दिया। ठीक है, आई हैव इंक्लूडेड दैट कोट बेस्ड अप्रोच एज वेल, इसमें मैंने वो लिखा हुआ है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जब आप लाइव सेशन में आओगे, मैं जब आपसे बोलूँगा कि अच्छा इस स्टेटमेंट पे आप इस डायमेंशन से, पॉलिटिकल डायमेंशन से थिंक सम ऑफ द कोट्स विच इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक, तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है जो अननेसेसरी चीज़ें आपकी कॉम्प्लेक्स बनाए। ठीक है, ईजी वे में करो ताकि आप आसानी से उसको क्रैक कर पाओ। तो मिथ रियलिटी अप्रोच इज वन ऑफ द ईजीएस्ट, की मतलब ईजी है, कन्वर्सेशन इज ईजी, रिपोर्ट जनरेशन इज ईजी। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो। अगर मैं इसी टॉपिक पे बोलूँ, आपको इकोनॉमी से कुछ सोचना है, इकोनॉमिकल एंगल से, यू हैव लॉट ऑफ रिपोर्ट्स ऑन दैट, राइट, हाउ द इकोनॉमिकल थिंग्स, हाउ द टेक्नोलॉजिकल थिंग्स हैज क्रिएटेड द अंपायर ऑफ द फ्यूचर। सो आई विल टेल यू दोज थिंग्स इन डिटेल वंस यू कम इन द सेशन, कि कैसे हम इस लाइन पे सोचें, व्हाट शुड बी द लाइंस, व्हाट आई मीन बाय कन्वर्सेशन, लाइक आई एम डूइंग द कन्वर्सेशन विथ यू, ठीक है, विथ समवन, so that is a conversation. Why we are developing those conversation? For setting the dimensions in front of the readers. ठीक है, जो हमारा पेपर इवेलुएट कर रहे हैं उनको पता तो होना चाहिए कि आप किस डायमेंशन पे उस ऐसे में बात करने वाले हो। तो उस चीज को हम सेट करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर इन सारी अप्रोचेस से। ठीक है, जैसे आप कुछ मिथ रियलिटी बता रहे हो, देन बाय दोज डायमेंशंस, बाय दोज थिंग्स द रीडर विल नो कि अच्छा आप इस तरह की चीजें बात करने वाले हो। ठीक है, और मैं आपको कनेक्टिंग लाइंस, कनेक्टिंग वर्ड्स ये सब भी बता दूंगा ताकि आप इजिली उसको लिख पाओ। इट शुड नॉट बी हसल काइंड ऑफ इन योर माइंड। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, बहुत it is not very difficult to write anything. Similarly, we have means have made lot of conclusion strategies as well for the essay,
ताकि आप इजीली उसको लिख पाओ। मैं लास्ट में एक बार आपको गो थ्रू करा दूंगा कि कैसे कैसे है, अभी लास्ट में इसमें आपको दिखा देता हूँ। बट वी हैव टू डिस्कस इन दोज थिंग्स, मतलब थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा, 1 घंटे 1.5 घंटे, 1 घंटे सवा घंटे मुझे टाइम देना पड़ेगा, ताकि मैं आपको कम से कम एक चीज़ पे और अंदर उसको और डिटेल में बता पाऊँ। और अप्रोच क्या है कि इट इज़ नॉट लाइक दैट इट इज़ अ वन वे थिंग। मैं आपको आज बता दूंगा, आप कल भूल जाओगे, मैं आपको अप्रोच का पीडीएफ दे दूँ, आप भूल जाओ, याद कर लो कुछ, मैं आपको कोड का लिस्ट दे दूँ, मैं आपको थीम का फैक्ट दे दूँ कि भाई सोशल थीम पे ऐसे आए तो ये रट लो, सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे आया तो आप ये रटे रहो, लिख दो। वो चीज़ हेल्प नहीं करती है, वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करेगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हम अपने जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आप यूपीएससी पढ़ रहे हो, आप मेंस तक पहुंचे हो, तो आपके पास नॉलेज है, राइट। यू हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज दैट कि आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो, आप किसी भी टॉपिक पे कुछ भी लिख सकते हो। बस आपको क्या करना है, अपने थॉट्स को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करना है, और एक उस स्ट्रक्चर से क्या होगा, कोहेरेंसी आ जाएगी, एंड यू विल फील दैट you have lot of content, lot of facts, lot of examples to write any topic in the essay। कभी भी कुछ भी आ जाए, आज से 10 साल बाद भी कुछ आ रहा होगा तो भी आप लिख पाओगे उस टॉपिक पे by following the same approach। ठीक है, so I am thinking that you are getting the idea। so what I am going to give, मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा, उस गूगल फॉर्म में आप बस मुझे ये बता दो कि you are comfortable in the ऑनलाइन सेशन और ऑफलाइन सेशन। वंस यू आर गोइंग दोज थिंग्स, मेरी टीम उसको एक बार रिव्यू कर लेगी कि कौन ऑनलाइन में आप आ रहे हो या ऑफलाइन में आ रहे हो। ऑलरेडी स्लॉट्स आर देयर, स्लॉट्स उसमें लिखे होंगे, आपको बस उसको सेलेक्ट करना है। आपको एक मीट का लिंक आ जाएगा, उस मीट पे आप ऑनलाइन में कर सकते हो, ऑफलाइन को आपका वेन्यू आ जाएगा कि कहाँ पे आप उस सेशन को ले सकते हो। ठीक है, और उस 1 घंटे 1.5 घंटे में मैं ये एश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप उस 1 1.5 घंटे को आप सुनते हो तो उस टाइम आप एक ऐसे लिख के जा रहे होगे। कहने का मतलब, जब आप उस सेशन को एंड कर रहे होगे तो एटलीस्ट आप इतने कॉन्फिडेंट होगे कि आप कोई भी ऐसे कल को कोई भी पूछ रहा होगा तो आप लिख पाओगे। ठीक है, और अगर आप सेशन में अच्छा परफॉर्म करते हो, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गिव, एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, दैट टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इन फ्री ऑफ कॉस्ट। ये 2025 जो आप अगर दे रहे हो, 2025 का अगर आप आपने फॉर्म भरना है, आप जा रहे हो यूपीएससी का एग्जाम देने, देन आफ्टर अटेंडिंग दैट सेशन इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म सम ऑफ द थिंग्स, या आपने सब कुछ सुना है, इफ यू राइट डाउन ऑल द थिंग्स, आपने सब कुछ देखा है हुआ है, आपको लगता है कि दैट इज़ बेनिफिशियल, और मैं थोड़ा सा एक आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके आई विल नो कि आप सही से परफॉर्म कर पा रहे हो और यू आर गेटिंग द थिंग्स इन योर माइंड और नॉट, वो मुझे पता लग जाएगा। ऑन दैट बेसिस ऑल्सो आई विल गिव लॉट ऑफ फ्री बीस काइंड ऑफ थिंग, ताकि आप प्रीलिम्स में भी एक्सेल कर पाओ। ठीक है, वो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री होगी, जो हमारे सेशंस अटेंड कर रहे होंगे उनके लिए वो फ्री होगी। ठीक है, सो आपको आइडिया लग गया कि हम कैसे जाने वाले हैं इसमें, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर थिंकिंग टू अप्रोच इट। ठीक है, इसी तरह इसमें कंक्लूजन में भी बहुत सारी अप्रोचेज हैं। वंस यू विल कम आई विल डिस्कस हाउ टू राइट, हाउ टू थिंक ऑन दोज थिंग्स, और कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया आई गेस, कि भाई पहले हमारा 2 पेज का वो होना चाहिए, और ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस और करेंगे कि कैसे हम लिख सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर ब्रॉडर समझ में आ गया कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये अप्रोच तभी आपको काम आएगी इफ यू आर सेटिंग द डायमेंशन, देन यू हैव टू थिंक फ्रॉम द अप्रोचेस लाइक सेक्टोरल एनालिसिस। ठीक है, सेक्टर एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, हिस्टोरिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, यू हैव टू थिंक फ्रॉम द स्टेक होल्डर, एक स्टेक होल्डर भी पर्सपेक्टिव है फ्रॉम वेयर यू हैव टू थिंक। सो वो 2 पेजर का कंटेंट बनाने में बहुत हेल्प करता है, और जो आपको लगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप हिस्ट्री में अच्छे हो, यू कैन राइट द कंटेंट फ्रॉम द हिस्टोरिकल एनालिसिस। आपको लगता है यू आर गुड इन एनी अदर थिंग्स, जो हम अप्रोच डिस्कस करेंगे आप उस पर करो। ठीक है, इवन यू कैन थिंक ऑन द आईआर पर्सपेक्टिव, जैसे पॉलिटी है, हम आईआर पर्सपेक्टिव से भी इस पर बात कर सकते हैं, राइट। इफ यू आर थिंकिंग ऑन एनी ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, डोंट यू थिंक दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ काइंड ऑफ इनोवेशन और काइंड ऑफ माइंड, राइट। हमने भाई नैम का, अगर आपने सुना होगा नैम का, पंचशील, ऑल दोज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ माइंड, एंड हाउ इट हैज क्रिएटेड द एम्पायर ऑफ द फ्यूचर यू कैन थिंक ऑफ, राइट। कि पॉलिसी में शिफ्ट अगर आप पहले देखोगे, रियलिज्म वर्सेज आइडियलिज्म आप पढ़ते हो। ठीक है, अब ये सब कहाँ से आ रहा है, यू आर गेटिंग दोज थिंग्स फ्रॉम द जीएस नॉलेज इटसेल्फ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग से पढ़ के बैठा है इस टॉपिक पे, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो हम जीएस में पढ़ते रहते हैं। ठीक है, और उसी से हमें कंटेंट बनाना है और उसी को हमें लिखना है, ताकि हमें अननेसेसरी उस पर बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हमें अलग से कुछ पढ़ना है, कोट याद करना है, मैं बहुत सारे फैक्ट आपको इसमें याद करा के लिखा के बता दूँ। तो ये एक जनरेशन आपको एक बार समझ में आ गया, देन आई कैन गारंटी यू कि 140 145 इजीली यू कैन गेट इट इन दिस। ठीक है, आपको उससे
घबराना नहीं है, मतलब आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड व्हाट आई एम टेलिंग द दीज थिंग्स, ठीक है, मैं आपको जो बता रहा था। सो मैंने क्या कर रखा है, इसमें लगभग 5 मेरे पास तरीके हैं जिससे आप इंट्रोडक्शन ऑलरेडी क्राफ्ट कर सकते हो। यू कैन क्राफ्ट द इंट्रोडक्शन विद दोज बाई फॉलोइंग दोज 5 वेज, ठीक है, जो मैंने अभी उस पर लिखा था। इसी तरह हम लगभग 20 ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे जिस मेथड से यू कैन क्रैक द थिंग्स टू राइट इन द लाइन्स, ठीक है, कोहेरेंसी में आप लिख पाओगे। एक पेज पे आपको पता होगा कि इस पेज का हेडिंग क्या होना चाहिए, इस पेज पे कौन सा डायमेंशन लिखना है, और उस पेज का जो डायमेंशन का कंटेंट है, हाउ आई एम गोइंग टू मेक इट, उस 20 तरीकों से आपको बहुत इजीली पता लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह 7 ऐसे तरीके हैं जिससे आप कंक्लूजन लिख सकते हो, किसी भी ऐसे का कंक्लूजन लिख सकते हो। तो भाई हमें तो 2 ही ऐसे लिखना है, सो यू कैन क्लब दोज थिंग्स। हमें तो 2 ऐसे लिखना है जब यूपीएससी में आप जाओगे एग्जाम लिखने, ठीक है, जो सेक्शन ए सेक्शन बी आता है, तो आप इसको क्लब करो। सेक्शन ए में कोई एक पर्टिकुलर थीम पकड़ लो जिससे आप ऐसे का इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, कंक्लूजन लिख रहे हो या डायमेंशन लिख रहे हो। नाउ फॉर अ काइंड ऑफ चेंज यू राइट सम अदर पर्सपेक्टिव, सम अदर थिंग्स फ्रॉम दीज ओनली, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा। सो इफ यू आर कमिंग इन द सेशन, ऑब्वियसली इट इज अप टू यू इफ यू आर कमिंग। तो अगर आप एक बार सेशन करोगे, आई कैन गारंटी यू कि आपको एक ट्रांसफॉर्म दिखेगा, यू कैन थिंक फ्रॉम दोज थिंग्स। इट इज़ नॉट लाइक दैट अगर मैं आपको कोई कंटेंट अभी दे दूं या कुछ ऐसा दे दूं, इफ आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू राइट बाय योर ओन, तो कोई मतलब नहीं है, राइट। ना सेशन का कोई मतलब है, ना क्लास का कोई मतलब है, ना किसी चीज़ का कोई मतलब है, तो उससे कोई मतलब है, वो तो चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी। सोचना आपको ये है कि अगर, मतलब मेरा काम क्या है कि अगर आप आज एक्चुअल एग्जाम में बैठे हो, मतलब अगर आप आज एग्जाम में बैठे हो, आपको यूपीएससी पे कुछ भी, यूपीएससी के एग्जाम में मेंस एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, कोई भी टॉपिक आता है एट रैंडम, मतलब एक तो होता है कि पढ़ा हुआ टॉपिक आ गया, यू आर गोइंग टू राइट इट, विल राइट, बट द थिंग इज दैट इफ द क्वेश्चंस आर नॉट कमिंग इन योर वे, तब आप कैसे लिखोगे, तब उस पर कैसे लिखोगे, ठीक है, किसी भी एस्से पे। और एस्सेज में जनरली ऐसा होता है, अभी मैं आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल का भी दिखाऊंगा, उसमें भी ऐसा होता है, क्वेश्चंस आर नॉट कमिंग डायरेक्टली, ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट कुछ कुछ पूछ रहा है, ठीक है, इवन आपका नॉलेज है फिर भी आप नहीं लिख पाओगे। तो वहाँ पे हमको क्या करना है, वहाँ पे हम कैसे लिख पाएँ उस क्वेश्चन को, या क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए ताकि हम उस चीज़ को ईजी वे में लिख पाएँ, तभी आप उस चीज़ को कर पाओगे, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि मैं आपको ये टेस्ट सीरीज फ्री देने वाला हूँ, इफ़ यू आर कमिंग इन द सेशन यू आर गोइंग टू गेट दैट टेस्ट सीरीज इन फ्री, राइट, वो जो प्रीलिम्स आप इस बार का दे रहे होगे 2025 के लिए, ठीक है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको एक बार, तो ये तो था एस्से का। नाउ आई एम गिविंग यू द क्वेश्चंस ऑफ द, सो फ्रॉम हियर इफ योर ऑप्शनल इज नॉट सोशियोलॉजी यू कैन ड्रॉप दिस, उसमें कोई इशू नहीं। अगर जिनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है एंड इफ ही इज थिंकिंग टू टेक अ लाइव सेशन, देन दे कैन कंटिन्यू विद दिस नाउ, ठीक है। सो what are these questions, मतलब जो मैंने लिखे हुए हैं, these are the questions again from the 2024 जो इस बार का यूपीएससी का मेंस हुआ है, ठीक है, वहीं से सोशियोलॉजी के क्वेश्चन है। और अगर आप लाइन पढ़ोगे, जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, एजुकेशन इज अ की टू सोशल डेवलपमेंट, राइट। सिमिलरली अ क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज योर असेसमेंट अबाउट द रिसेंट फार्मर मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, एनालाइज द चेंजिंग नेचर ऑफ कास्ट एज अ स्टेटस ग्रुप, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ गे इकोनॉमी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन, ठीक है, दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑलरेडी गिवन इन योर सिलेबस। ऐसा नहीं कि ये कहीं आउट ऑफ सिलेबस चीजें पूछी हुई हैं, आउट ऑफ सिलेबस से आ रहे हैं, बट द थिंग इज दीज क्वेश्चन, ये जो 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ये पेपर 2 के क्वेश्चन, ठीक है। और भी आप पाओगे, और भी क्वेश्चन है जो बहुत सारे अप्लाइड थे, ये पेपर 1 के थे, ठीक है, ये पेपर 1 के क्वेश्चन है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपने एक बार अगर सोशियोलॉजी का सिलेबस पढ़ा है, और अगर आप इस पे आज वही सेम, मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि आज आप कुछ लिख के दिखाओ इस पे फार्मर मूवमेंट पे, और दिस क्वेश्चन, ये 10 मार्क का क्वेश्चन आया था, एजुकेशन इज अ की टू सोशल डेवलपमेंट, अगर आप एक बार सोशियोलॉजी पढ़ चुके हो, देन व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड दीज क्वेश्चंस, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ठीक है, वो क्वेश्चन तो आप कर लोगे बिकॉज यू हैव रेड दोस थिंग्स, आपने 2-4 बार उसको याद किया होगा, इसमें थोड़ा आपने जो भी याद किया है, इफ यू हैव रेड द क्रिटिसिज्म ऑफ दैट, आप आराम से उसको लिस्ट डाउन कर लोगे। लेकिन आप पाओगे कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, जनरली इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम रहता है जो डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लाइक इस बार भी क्वेश्चन जो आया है, कुछ ही क्वेश्चन है जो डायरेक्ट है, तो उस डायरेक्ट पे मेरा, वो तो डायरेक्ट है, वो आप पढ़े हो, आप करना है, आपको करना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि वो नए हैं, और ऐसे आपको कम से कम, आप एक बार पेपर देखना है इस बार का, एनालाइज करना, आपको आइडिया लगेगा। अगर आपने एक बार यूपीएससी लिखा हुआ है, या मान लो आपने एक बार सोशियोलॉजी कवर किया हुआ है, तो आप एक बार पेपर एनालाइज करना, तो आपको आइडिया लगेगा कि कम से कम 70% से 60% क्वेश्चन वो ईजी नहीं है, मतलब इट इज़ वेरी, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम डायरेक्ट पूछा हुआ है,
जैसे ये कास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये पेपर 1 में पूछा हुआ है, कास्ट एज अ स्टेटस ग्रुप। कास्ट हम कहाँ पढ़ते हैं? पेपर 2 में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर 1 में। सो यू हैव टू थिंक फ्रॉम द वेबर पर्सपेक्टिव एज वेल बिकॉज इट इज अ स्टेटस ग्रुप, तो आपको वेबर को भी सोचना है। कास्ट दिया हुआ है तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम द डोमिनेंट कास्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द एम एन श्रीनिवास, ठीक है, वो भी आपको सोचना है। आंद्रे बेते का कॉन्सेप्ट भी आपको, कास्ट क्लास पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे भी आपको सोचना है, देन यू कैन फ्रेम दिस आंसर, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा हाउ द नेचर ऑफ कास्ट एज अ स्टेटस ग्रुप, आप इसको समझ पाओगे, द चेंजिंग नेचर, ठीक है, तब आपको वो चीज समझ में आएगी। देन यू कैन राइट सम ऑफ द एग्जाम्पल, तब आपको समझ में आएगा हाउ द डोमिनेंट कास्ट इज प्लेइंग द रोल, ठीक है, हाउ द डोमिनेंट क्लास, द एस्पेक्ट ऑफ द डोमिनेंट क्लास इज प्लेइंग अ रोल फॉर द स्टेटस ग्रुप इन द कास्ट सिस्टम, ठीक है, तब आपको चेंजिंग नेचर समझ में आएगा। देन यू कैन एनालाइज फॉर द रिजर्वेशंस ऑफ द कास्ट, कि कैसे वो लोग रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं और जो लोग आना चाह रहे हैं विच हु आर वेल ऑफ एज वेल, ठीक है, वो लोग भी जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। सो दोस थिंग्स यू कैन थिंक, देन यू कैन रिलेट एंड यू कैन राइट, ठीक है। सिमिलरली इकोनॉमी एंड ऑल दीज क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन क्या हैं? दीज आर द अप्लाइड क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये भी क्या है, पेपर 2 का क्वेश्चन था। सो जस्ट अगेन गिव अ पॉज, अगर आपको लगता है जस्ट गिव अ पॉज इन दिस वीडियो, आप एक बार पॉज लो एंड सोचो कि हम क्या लिखेंगे। और अगर आप एक बार यूपीएससी का वो दे चुके हो, मेंस दे चुके हो, या आप मान लो एक बार सिलेबस कवर कर चुके हो किसी भी इंस्टीट्यूट से, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन द इंस्टीट्यूट, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कवर कर चुके हो, आप एक बार देखो कि क्या आप इन क्वेश्चन पे लिख पा रहे हो, क्योंकि आज कल की डेट में आप वही लिखने जाओगे भाई। अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया तो आपको कुछ तो आना चाहिए, अगर कास्ट दिख रहा है तो आपको डोमिनेंट कास्ट ध्यान आना चाहिए, ठीक है, किसी का पर्सपेक्टिव ध्यान आ रहा है, कुछ भी ध्यान आना चाहिए अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। फॉर द न्यू वन मैं बस उनको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट इज़ नॉट वेरी इजी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पढ़े रटे और जाके लिख दिए, क्योंकि आप रट के तो लिख पाओगे नहीं, वो तो मतलब गारंटी बात है, गारंटीड है कि आप रट के नहीं लिख पाओगे, ठीक है। सो आप इस पे पॉज लो, आप सोचो, एवरीबडी कैन थिंक ऑन दिस। सो आई एम गोइंग फॉरवर्ड थिंकिंग कि आपने इस पे पॉज लिया होगा, ठीक है, आपने सोचा होगा। सो अगर अगेन अगर ये सारी चीज़ें आपके पास अगर आपके दिमाग में आ रही हैं, ठीक है, क्या दिमाग में आ रहा है? इफ यू आर नॉट एबल टू लिंक एनीथिंग फ्रॉम द पेपर 1 टू पेपर 2, then you have to revise the syllabus, then you have to think on the answer writing thinking, then you have to think how to write the good answers if you are not able to link any of the topic। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए, एनी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिखाया भी हाउ द पेपर 1 पेपर 2 इज लिंक्ड, राइट, बिकॉज दोज आर द डायनेमिक क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपके दिमाग में वो सारे पॉइंट नहीं आ रहे हैं देन यू आर लैकिंग। और ये एग्जाम वो नहीं है कि मतलब मैं अपने आप को झूठ बोल के बच जाऊंगा, ठीक है, वो झूठ बोलने वाला काम नहीं है। इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक ऑन द लिंकिंग पार्ट देन यू हैव टू वर्क ऑन इट। अगर आप वर्क नहीं करोगे तो आप पीछे रहोगे, ऑब्वियस है, ठीक है, आपको भी सिलेक्शन लेना है और लोग भी पढ़ रहे हैं और बच्चे भी सारे अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो थिंक ऑन दोज थिंग्स। इफ यू आर नॉट एबल टू जनरेट एनी पॉइंट टू राइट, अगर उस सारे क्वेश्चन में आपको लगता है कि यू आर ब्लैंक, कि एजुकेशन में तो मुझे जीएस आ रहा है, कि मतलब जीएस के सारे पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, या यू आर थिंकिंग दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में आई एम थिंकिंग ऑन द पेपर 2 वाला पार्ट, ठीक है, उस पे से मुझे वुमेन के कुछ कुछ आ रहे हैं कि मैं वो लिख दूँ, कोई स्कीम लिख दूँ या कुछ लिख दूँ, देन अगेन यू आर थिंकिंग यू हैव टू recreate or rethink how you have to think on those things, what are the thought line, ठीक है, कि आप कैसे उसको लिखोगे। अगर आपको लगता है कि इफ यू आर मगिंग अप द थिंकर्स एंड फैक्ट, जो मैंने आपको बताया केस स्टडी एग्जांपल है, अगर आपको ये लगता है अगेन यू आर ऑन द राइट, यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। आपको अगर लगता है कि आप भाई आज रटोगे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन इज नॉट ऑन द, मतलब जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया दीज आर नॉट द डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको नहीं पता लगेगा कि कौन से थिंकर्स इसमें लिखने चाहिए हमें, ठीक है, आपको वो चीज़ नहीं समझ में आएगी। तो आपको थिंकर्स पढ़ने हैं बट यू हैव टू थिंक ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इट, ठीक है, आपको डे टू डे में आपको अप्लाई करना पड़ेगा वो चीज़ें, ताकि आप इजीली उसको लिख पाओ। और फिर से वही बोलूँगा, इट इज़ नॉट लाइक कि आपको फैक्ट केस स्टडीज सारी याद करनी है और आप उसको लिखोगे, ये चीज़ें काम नहीं करेंगी, ठीक है। और अगर आप मेंस एक बार दे चुके हो एंड इफ़ यू आर गेटिंग मार्क्स लाइक बिलो 250, ठीक है, या बिलो 200 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, देन अगेन यू हैव टू थिंक कि कहीं ना कहीं वो है, या आपके स्ट्रक्चर की कमी है, या कंटेंट की कमी है, या आपको एक तरीका नहीं पता है कि हाउ वी कैन राइट, हाउ टू अप्रोच एनी क्वेश्चन। कोई भी कुछ जब सोशियोलॉजी में क्वेश्चन आ रहा है तो हम कैसे अप्रोच करें, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आपके इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन देख के आप ब्लैंक हुए हो, जो मैंने 8 क्वेश्चन आपको दिखाए, अगर आप ब्लैंक हुए हो, अगेन यू हैव टू थिंक ऑन दोज थिंग्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ, अगर आपको ये नहीं पता है कि
हाउ वी कैन मेक अ 40 पेजर नोट्स फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। आपको कम से कम 50 पेज का आपका खुद का नोट्स होना चाहिए। ये ऐसा नहीं किसी टॉपर का नोट्स या मेरा नोट्स या किसी और का नोट्स, वो आपका खुद का नोट्स होना चाहिए। लेट सपोज आपने मर्टन पढ़ा, ठीक है, मर्टन पढ़ा या कोई और थिंकर पढ़ा, उस थिंकर पे आपके पास क्या 2 पेज के नोट्स हैं। अगर आपके पास 2 पेज के नोट्स हैं उस थिंकर पे, ठीक है, 2 पेज या 3 पेज, विच यू कैन रिवाइज। और वो पेज के नोट्स कैसे होने चाहिए? ऑल द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मर्टन, ऑल द की कॉन्सेप्ट वॉट एवर यू आर रीडिंग, क्योंकि वही की कॉन्सेप्ट आपका क्या बनाएंगे, वही की कॉन्सेप्ट आपका एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। उसी की कॉन्सेप्ट से आप क्या करोगे, अपने लाइंस को फ्रेम कर रहे होगे, जो आप लाइन लिख रहे होगे, ठीक है। तो वहां पे वो चीजें हेल्प करती हैं अगर आपने सारे की कॉन्सेप्ट उस पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि अगर आपको ये सारी दिक्कतें, अगेन यू हैव टू थिंक ऑन द आंसर राइटिंग थिंग और हाउ यू कैन इम्प्रूव। तो मैं आपको एक इस पे भी आंसर राइटिंग सेशन, आई विल शेड्यूल अ सेशन, अगेन यू विल बी गेटिंग अ गूगल फॉर्म। अगर आपको लगता है कि आपको इस सारी चीज़ों की दिक्कत है, यू आर थिंकिंग कि आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कि यू हैव रेड ऑल द बुक्स या बहुत सारी बुक आपने पढ़ ली है, बट यू आर नॉट एबल टू जनरेट द कंटेंट, आप कुछ नया क्वेश्चन आता है आप लिख नहीं पाते हो, ठीक है, कुछ नया क्वेश्चन आ रहा है आप ब्लैंक हो जा रहे हो, आपके पास कोई 2 पेज 3 पेज का नोट्स नहीं है, आपको पता नहीं कि हाउ टू मेक, व्हाट आर द की पॉइंट्स टू राइट ऑन दोज टॉपिक्स, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर कि हमें EPW या अदर मैगजीन्स बहुत सारे हम पढ़ लिए हैं फिर भी हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या वी हैव टू रीड ऑल दोज थिंग्स, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। इट्स ऑल अप्लीकेशन ऑफ द थिंग्स, जो भी आप पढ़ते हो, वॉट एवर यू आर रीडिंग इन योर सिलेबस, दैट यू हैव टू अप्लाई इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट्स व्हाट, अगर आपको इस तरह का लगता है देन यू कैन फिल द गूगल फॉर्म अगेन। ऑन दैट गूगल फॉर्म अगेन माई टीम विल रिव्यू दोज थिंग्स। आपको लगता है कि इफ यू आर कंफर्टेबल इन ऑनलाइन और इफ यू आर कंफर्टेबल इन ऑफलाइन, दोनों मोड में आई एम गोइंग टू डिस्कस 1 or 2 or 3 questions. Again my intention is that I should not, you should write in front of me those questions by discussing all those things। और ये मैं आपको दिखा दूंगा कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसी से आप सारे पॉइंट्स निकाल पा रहे हो, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि बहुत ज़्यादा आपको याद करना पड़ रहा है या कुछ ऐसा है कि जो आप नहीं लिख पा रहे हो, जो भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाया, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ फॉर अ सेक ऑफ कि आपको पता कैसे लग जाए कि कैसे हम क्या करने वाले हैं। ऑब्वियसली आई विल डिस्कस मोर थिंग्स ऑन दोज, बट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे इसमें अपन करने वाले हैं, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच आई हैव टेकन, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एक तो कास्ट वाला बता दिया था, थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया था हाउ यू कैन राइट दोज थिंग्स। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, अगेन द फीचर्स आर, मतलब द पार्ट्स आर सेम, बट व्हाट यू हैव टू राइट दैट यू हैव टू थिंक, ठीक है। सो द क्वेश्चन केम दिस ईयर, ये वाला फार्मर मूवमेंट पे योर असेसमेंट, ठीक है। आप कौन हो मतलब असेस करने वाले, योर असेसमेंट विल नॉट मैटर, भाई आपका असेसमेंट क्या है, या मैं कौन होता हूँ एसेस करने वाला, फार्मर मूवमेंट या कोई सा भी मूवमेंट, ठीक है। यू हैव टू थिंक फ्रॉम अगेन फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन दिस, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लिखना है कि दो फॉर्म लॉ जो थे, वॉट एवर द थिंग्स वर देयर इन दोज टाइम्स, वो सारी चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। यू हैव टू think on the assessment, you have to think, you have to generate your assessment on the basis of the theories, the thinkers you are reading in your paper, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपने पेपर 1 पेपर 2 दोनों में नहीं पढ़ा होगा, पेपर 2 में you have read on the MS Serra, right, you have read on those, you have read on the various theories like structural strain theory, ठीक है, आपने पढ़ा होगा resource mobilization theory, those things you have to apply in this question to write your assessment on the farmers movement। फिर आपको बताना है कि फिर जब आप कंक्लूड कर रहे हो देन यू कैन राइट ऑन द क्वेश्चन कि फार्मर मूवमेंट के सक्सेसफुल के बारे में, ठीक है, कि वो सक्सेस रहा या नहीं रहा। और यू कैन थिंक ऑन अदर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, जो अदर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है उस पर आप सोच के उससे कंक्लूजन बना सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द फ्रेमवर्क, मतलब वो फ्रेमवर्क अभी आपको एक बार बता देता हूँ ऊपर से कि हाउ यू कैन थिंक ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन और एनी ऑफ द क्वेश्चन। वही एक फ्रेमवर्क है जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे किसी चीज़ को फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने इसमें क्या किया, इसमें हमें फार्मर मूवमेंट को एसेस करना था, ठीक है। सो आई हैव टेकन द रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, हमने पेपर 1 में पढ़ी है, उसके मैंने पॉइंट लिख लिए। ये तो हम याद करके बैठे रहते हैं भाई जब हम पढ़ रहे होते हैं पेपर 1 पेपर 2 के, तो थिंकर्स और इसका हम कीवर्ड तो जो मैं आपको बता रहा था, वी हैव टू मेक अ 2 पेजर 40 पेजर नोट्स फॉर द टॉपिक, 40 50 60 जो भी पेज आपका बनता है उसका एक आपके पास नोट्स होना चाहिए। अगर आप ये की टर्म्स कीवर्ड आप नहीं लिखे हो देन अगेन यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई, तब आप भूल जाओ कि आप लिख पाओगे। और जब आप कल मेंस है आपका तो वही 40 पेज आपके काम आएंगे जो आप 40 पेज पढ़े हो, इसको पढ़ के आपने समझा हुआ है, ठीक है, इसको डिटेल में आपको नहीं लिखना है, ठीक है।
क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा व्हाट इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर, ये सब क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। आपको इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा। फाइनेंशियल रिसोर्स में अगर आप देखोगे फार्मर्स मूवमेंट में दे हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अगर कोई फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होगा नो मूवमेंट कैन सस्टेन फॉर अ लॉन्ग, ठीक है। ये मूवमेंट 1 साल तक चला तो भाई कोई तो फाइनेंशियल रिसोर्स होना चाहिए था। सो देयर वर डायस्पोरा कम्युनिटीज, ठीक है, फार्मर यूनियंस थे जो इसको सस्टेन करा रहे थे, जो ये मूवमेंट सस्टेन हो रहा था। ह्यूमन रिसोर्सेज वर देयर, वेरियस एक्टिविस्ट्स, वेरियस लीडर्स वर देयर, ठीक है, जिनके बिना वो मूवमेंट नहीं चलता। कोई भी मूवमेंट, आप कोई भी मूवमेंट उठा लो, वो तभी चलता है जब ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट माई असेसमेंट, थिंकर्स हैज़ गिवन दोज थिंग्स, राइट। उसी के बेसिस पे आई एम गोइंग टू असेस दोज थिंग्स। कल को क्वेश्चन कोई भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन है, लाइक वो क्वेश्चन आ गया एजुकेशन वाला, देन यू हैव टू थिंक फ्रॉम द एजुकेशन इज अ एजुकेशन जो की पूछ रहा था कि इट इज़ अ की इन द सोशल डेवलपमेंट, तो आपको सोचना है कि एजुकेशन कहाँ कहाँ पे है आपके सिलेबस में। थिंक ऑन दोज लाइन्स, थिंक ऑन द थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स कि फंक्शनलिज्म क्या बोलता है, कॉन्फ्लिक्टिस्ट पर्सपेक्टिव पे क्या बोलता है, सोशल डेवलपमेंट के क्या क्या पैरामीटर होते हैं। आपको कहीं ह्यूमन कैपिटल आपने पढ़ा होगा, सोशल कैपिटल पढ़ा होगा, ठीक है। दोज थिंग्स और द सोशल मोबिलिटी, इस तरह की चीज़ें उसमें लगानी पड़ेंगी, तब आप उस क्वेश्चन को लिख पाओगे। सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू थिंक फ्रॉम योर सिलेबस। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि हाउ द सोशल नेटवर्क, जो उसका पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इस मीडिया कम्युनिकेशन में आपने देखा होगा देयर वर डिवाइडेड मीडिया ऑन दिस, ठीक है। आपको पता है कि मीडिया डिवाइडेड था उस टाइम दोनों, तो दोनों फेज आप लिख सकते हो। हाउ द दोज मीडिया हैव ट्राइड नॉट टू गेन द मोमेंटम फॉर दैट मोमेंट, ठीक है, और दूसरा मीडिया कैसा रोल कर रहा था, तो दोनों चीजें आप लिख सकते हो। सो मीडिया कम्युनिकेशन प्लेज अ रोल इन मोबिलाइजिंग एंड सस्टेनिंग एनी ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। सो इस तरह से आपको एनालाइज करना है इस चीज को जब आप इसको अपना असेसमेंट इस पे लिख रहे हो, ठीक है। द टैग इज इलेबोरेट, तो आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं कुछ निगेटिव लिखना है कुछ पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं। इलेबोरेट मतलब योर असेसमेंट कैन बी फ्रॉम 2 or 3 बेस्ड ऑन द 2 or 3 थ्योरीज, ठीक है, जो भी आप थ्योरी पेपर 1 में पढ़ते हो। तो ये सारी थ्योरी कहाँ की है, पेपर 1 की है। आप इंट्रोडक्शन में सोशल मूवमेंट डिफाइन कर दोगे, ठीक है। अगेन यू कैन टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंस ऑफ कम्युनिटी, अगर आपने पढ़ा होगा M.S.A. राव का, ठीक है। सेंस ऑफ कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट, यू कैन राइट दो सेंस ऑफ कम्युनिटी कॉन्सेप्ट, हाउ पीजेंट्स है, मतलब जो पीजेंट्स कम्युनिटी थी, ठीक है, देयर वर हैविंग द सेंस ऑफ कम्युनिटी ड्यू टू, मतलब उनको एक सेंस था ना, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्राइवेटाइज दोज थिंग्स, अ काइंड ऑफ सेंस ऑफ कम्युनिटी हैज लेट टू ग्रो दिस मोमेंट, ठीक है। तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा इसमें, तो आपको दिखेगा कि हाउ द फार्मर्स अक्रॉस द स्टेट, ठीक है, फ्रॉम पंजाब हरियाणा एंड दे हैव ज्वाइंड द मूवमेंट, ठीक है। सिमिलरली यू कैन थिंक ऑन द D.N. धनाग्रे और एनी अदर थ्योरीज, 1 or more थ्योरीज। अब ये कैसे डिपेंड करेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन है देन यू कैन राइट ओनली 1 or 2, ठीक है। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है देन राइट मोर 2 or 3 more theories because lot of theories you have read, ठीक है। Similarly you can conclude with any of the theory on the paper 1, ठीक है। आप पेपर 1 की कोई थ्योरी से इसको, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कंक्लूड कर सकते थे। और यू कैन राइट द रिलेवेंस ऑफ इट, कि यहाँ पे आपने रिलेवेंस में लिख दिया कि हाउ इट हैज़ लेड टू द, कि जो फार्मर्स लॉ थे उनको हटाया गया, वो चीज़ आप यहाँ कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। जो भी हमारे 3 फॉर्म लॉस थे उसको हटाया गया, वो चीज़ आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी। आप स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी का यूज़ करके भी आप उस चीज़ को मतलब बैक कर सकते हो, आप लिख सकते हो कंक्लूजन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। अब इस तरह का कंटेंट लिखोगे आप, देन ओनली इन 10 मार्कर या 10 मार्क का क्वेश्चन था, देन ओनली समवन विल गिव 6 5.5 6 इस तरह का नंबर आएगा, देन ओनली यू कैन क्रॉस अप टू 300, और मतलब तभी आपके 300 तक नंबर आएंगे। सो आई थिंक यू आर गेटिंग दोज थिंग्स। अब सोचने वाली बात है कि हाउ आई एम गेटिंग दोज थिंग्स, मतलब क्या ऐसा तरीका, जैसे हमने ऐसे में डिस्कस किया, तो व्हाट आर द वेज टू थिंक ऑन दीज लाइंस, ठीक है, क्या वेज है इन सब लाइनों पे सोचने के। सो अगेन आई हैव रिटन ऑल दोज थिंग्स, लाइक जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या सोचना है, व्हाट आर द थ्योरीज आई हैव रेड इट, ठीक है। अगर आपने कोई थ्योरी पढ़ी है, थ्योरेटिकल स्टैंड अगर आपने पढ़ा हुआ है, यूनिट 2 आपने देखा होगा अगर सोशियोलॉजी का, आपने कौन कौन से थ्योरेटिकल स्टैंड्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। व्हाट आर द क्रिटिकल थिंकर्स यू हैव रेड ऑन दोज टॉपिक, ठीक है। वो सारी चीजें आपको इसमें सोचनी पड़ेंगी। अगेन यू हैव टू थिंक ऑन द एप्लीकेशन, रिलेवेंस, इंडियन कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन। आपको ऐसा भी सोचना पड़ेगा कि दोज थ्योरीज और एप्लीकेशन ऑफ द थिंकर्स और वॉट एवर कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट ओनली द थ्योरीज, आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, ठीक है। ऑन द रिलीजन, जिससे क्वेश्चन आया था मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन का, ठीक है। डू यू थिंक दैट इट गोज टुगेदर, आपको सोचना है। फिर मॉडर्नाइजेशन सेकुलराइजेशन, आपने पढ़ा होगा सेकुलराइजेशन पे बहुत सारे थिंकर्स, ठीक है।
मॉडर्नाइजेशन सेकुलराइजेशन गोज टुगेदर, ऑल्सो इट इज़ नॉट रिलेवेंट विद द इंडियन कॉन्सेप्ट। अगर आप वाई सिंह का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, अदर बहुत सारे थिंकर्स हैं who contributed that it is not the same thing। मतलब ऐसा नहीं कि मॉडर्नाइजेशन विल लीड टू सेकुलराइजेशन, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो उस चीज को फिर आपको उसमें दोनों पर्सपेक्टिव, वो 20 नंबर का क्वेश्चन था तो आपको दोनों पर्सपेक्टिव लिखने थे, ठीक है। दोनों आपको यस कैसे है और नो कैसे है दोनों आपको लिखना था। फिर आपको यू हैव टू थिंक ऑन द थिंकर्स पर्सपेक्टिव। आपने अगर उसमें पढ़ा होगा, रिलीजन वाला चैप्टर हमने पेपर 1 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। पेपर 1 में आपको सारे थिंकर्स, सारे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सारे एस्पेक्ट उसके मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक। अगेन यू हैव टू थिंक फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, वहाँ का क्या रिलेवेंस है। कीवर्ड विल मेक योर इंट्रोडक्शन, कीवर्ड विल मेक यू टू राइट बेटर लाइन्स फॉर एनी ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। चाइल्ड लेबर पे अगर क्वेश्चन आता है, इवन द क्वेश्चंस जैसे कि इकोनॉमी वाला क्वेश्चन था, ठीक है, थिंक ऑन द कीवर्ड्स ऑफ द यूनिट 5 ऑफ योर पेपर 1, वहाँ से आपको कीवर्ड्स मिलेंगे टू राइट ऑन द इनफॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो आप अच्छा सा लाइन लिख पाओगे, कुछ अच्छा लाइन बना पाओगे। then you have to link the paper 1 paper 2, you have to think on the case studies data। case studies will be the sociological case studies specifically in the paper 2। जब आप paper 2 पढ़ोगे तो you will get to know lot of case studies, वो आप यहाँ पे highlight कर सकते हो, ठीक है। so these are the things you have to go with it। और again if you are going to join this session in online or offline mode, I am going to give a free test series for the prelims 2025 for all the serious aspirants, ठीक है। So now going forward, so this is how now I am going to just conclude the session। so what I was talking, these are the strategies, right। introduction जो मैं आपको essay का बता रहा था, these are the strategies, ठीक है। these things I will give you a doc format में, आपको एक document format में दे दूंगा। I will apply on one of the topic, ताकि आप पता तो कर पाओ कि कन्वर्सेशन का मतलब क्या हो रहा है, कोट का मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, या क्या आपको समझ में आ रहा है, या आप उसको यूज करके आप खुद के लिए अप्लाई कर पाओ, ठीक है। सो दोस थिंग्स आर रिटन, मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच इट, ठीक है। सो दीज आर द इंट्रोडक्शन टेक्निक, सिमिलरली दीज आर द बॉडी टेक्निक जो मैं आपको बता रहा था कि ऑन द बॉडी इफ यू आर गोइंग टू मेक द हेडलाइंस, तो कहाँ से आप सोचोगे, ये सारे तरीके हैं जिससे आप सोच सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं किसी की नॉलेज, मतलब अगर आप प्रीलिम्स निकाल लो, ऑब्वियस है यू शुड रीड ऑल दोस थिंग्स इन एंटायरिटी, ऐसा नहीं कुछ पता ही नहीं होना चाहिए और आप लिख दोगे, पता होना चाहिए इस पे। अगर इथिकल चीज़ें हैं तो आपको पता होना चाहिए, इन्वायरमेंटल पे पता होना चाहिए, राइट। देन ओनली यू कैन राइट द थिंग्स। बट दीज आर द की, दीज आर द थीम्स फॉर योर दोज 4 डायमेंशन, जो हमने 4 डायमेंशन की बात की, उस 4 डायमेंशन के लिए ये सारी थीम्स हैं जो एक थीम बनाएगी, ठीक है। आप अपार्ट फ्रॉम दीज 12 वेज यू हैव टू स्प्लिट द कीवर्ड, जो मैंने आपको एक बार बताया माइंड वाले में। once you are coming in the session, I will let you think। आप एक बार सोचो what you can think from that topic, what you are inferring from that topic, तभी आप उस पर सोच पाओगे, ठीक है। so these are the techniques for writing the body part। now in the body part if you have written all the techniques, हमने समझ लिया कि क्या है। so these are the techniques to increase, to make the 2-pager content for whatever headings, whatever the dimensions you are writing, ठीक है। सो ये टेक्निक्स हैं जिससे आपको वो पता लगेगा कि कैसे आप वो कर रहे हो, ठीक है, कैसे आप उसको बना रहे हो, कैसे आप कंटेंट 2 पेज का बना लोगे। कॉम्परेटिव एनालिसिस है, सेक्टोरल है, हिस्टोरिकल, अदर अप्रोचेस आर आल्सो देयर वेयर यू कैन एनालाइज दोस थिंग्स। आई विल मेक यू एनालाइज सो दैट यू कैन राइट दोस थिंग्स इन बाय योर ओन, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच ऑल दोस थिंग्स इन द एस्से सेशन, इन द सोशियोलॉजी सेशन। for the timing, what you have to do, you can download this app। on this app I will make all the things live, जो भी मैंने डिस्कस किया ये सारी चीज़ें मैं इस पे लाइव कर दूंगा। एक ऐसे नाम से आपको कोर्स मिल जाएगा, इवन द सोशियोलॉजी नाम से आपको कोर्स मिल जाएगा विथ माई नेम, ताकि आप इसको ईजिली डाउनलोड कर पाओ, देख पाओ कि उसमें क्या है। एंड वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू फिल द गूगल फॉर्म। आई विल बी प्रोवाइडिंग द गूगल फॉर्म लिंक। मैं आपको एक गूगल फॉर्म लिंक दे देता हूँ। उस गूगल फॉर्म लिंक से आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू गिव योर डिटेल्स काइंड ऑफ, कि आपने अगर प्रीलिम्स दिया हुआ है, मेंस दिया हुआ है, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा हमारी टीम को, ठीक है। वेदर यू आर कंफर्टेबल इन ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो चीज़ें आप बता दो एक बार, ठीक है। देन यू विल बी गेटिंग अ लिंक ऑफ द मीट if for the online students, for the offline student you can get the venue where we are going to arrange this session, ठीक है। और उस सेशन में you can ask your any doubt, ask any kind of thing on it, ताकि आप लिख पाओ, ठीक है। और अप्रोच इज लाइक कि ऐसा है कि आप लिख पाओ, जब आप जा रहे हो मेंस में तो इट शुड नॉट बी लाइक कि आई हैव नॉट रेड एनीथिंग, अब मैं इसमें लिखूं क्या। आपको पता होना चाहिए कि आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो, यू कैन राइट द थिंग्स
बस एक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, एक थॉट प्रोसेस पता होना चाहिए, द थिंकिंग प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एज वेल, और यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन दिस नंबर, टीम आपको रिप्लाई कर देगी ऑन दिस नंबर, ठीक है। सो दैट्स माई टाइम, आई थिंक यू आर गेटिंग द थिंग्स फ्रॉम दिस, वॉट एवर वी हैव डिस्कस, यू गॉट समथिंग आउट ऑफ इट। एक बार आप सेशन में आओगे, आई विल एश्योर यू दैट यू कैन गेट अ लॉट ऑफ इट, ठीक है, ताकि आप आराम से इसको सेल थ्रू कर पाओ, आप आराम से लिख पाओ जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, बिकॉज मेंस इज नॉट ओनली अबाउट मगिंग द थिंग्स, it is kind of analysis, how you can analyze the things without any structure or any framework in your mind। आप बस ये सोचो, अगर आपके पास कोई analysis कुछ करना है आपको, and if you do not have any framework or structure, how you can do that? So those things, if you are thinking in your mind, then you will be able to see through the things कि आप कैसे आराम से कोई भी चीज़ लिख पाओगे, and it is applicable for all the GS paper, it is not only the essay और जो हम डिस्कस कर रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल, यू कैन थिंक एनी ऑफ द पेपर सो दैट यू कैन ईजिली अप्लाई, ठीक है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, आई होप यू विल कम इन द सेशन and you will gain a lot of insight on those. It is free for all, anyone can join this anytime, I will give the slots on the Google form, ठीक है। Thank you for listening, right?